हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग रिवीजन कर लेंगे हमारे इस पर्टिकुलर यूनिट की। ठीक है, तो प्लीज बी फोकस्ड। ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने सबसे पहले देखा। तो हमने बच्चों इसमें एक ही बात सीखी कि जनरली जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट होती है उन्होंने एक्चुअल में परफॉर्मेंस करनी चाहिए, ये बेसिक थिंग थी। या फिर एटलीस्ट ऑफर टू परफॉर्म करना चाहिए। ऑफर टू परफॉर्म का मतलब क्या होता है? उन्होंने ट्राई करना चाहिए परफॉर्मेंस के लिए। ओके। और इसके बाद हमने देखा प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच प्रोमिसर। मतलब अगर प्रोमिसर की डेथ हो जाती है, प्रोमिसर अटपता, तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसे प्रॉमिस परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपियर्स, मतलब अगर कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन नहीं है, कुछ अलग इंटेंशन नहीं होगा, तो तब तक आपका जो पर्टिकुलर प्रोमिसर होगा उसके रिप्रेजेंटेटिव ने परफॉर्मेंस कर देनी चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग इसका जब एनालिसिस करने लग गए तो वहां पे जाके हम लोगों को यही समझा कि नॉर्मली जो आपकी पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने परफॉर्मेंस करना चाहिए। अगर उनकी डेथ हो जाती है, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा तो उसने वहां पे परफॉर्मेंस करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बातें हमने देखी है। फिर हमने देखा एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होता है। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब है जो आपने अग्री किया था इन अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो अगर आपने परफॉर्मेंस कर दी तो इसको बोला जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ऑफर टू परफॉर्म नाम की भी एक चीज होती है बच्चों, जिसको आप लोग अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी बोलते हो या टेंडर टू परफॉर्म भी बोलते हो। तो ये क्या होता है ऑफर टू परफॉर्म, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर टू परफॉर्म? तो बड़ा सिंपल सा है बच्चों। जब आपने आपके तरफ से ऑफर तो किया, बट सामने वाले प्रोमिसी ने रिफ्यूज कर लिया एक्सेप्टेंस देने को, तो फिर उसको क्या बोला जाएगा बताना? ऑफर टू परफॉर्म बोला जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे चले गए। बाय होम कॉन्ट्रैक्ट में भी परफॉर्म, किसने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाहिए? तो यहां पहले प्रोविजन में दिया गया था, बट मैंने जैसे आपको बताया ये पार्ट आप एनालिसिस से पढ़ो, अच्छा रहेगा। ओके, सिंपल जाएगा। तो पहली बात तो किसने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोमिसर ने खुद ने करना चाहिए। ओके, और हमने यहां पे क्या बोला? इफ देर इज समथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट टू शो दैट इट वॉज इंटेंशन ऑफ द पार्टीज दैट प्रॉमिस शुड बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ। मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपका ऐसा इंटेंशन नजर आ रहा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसर ही फुलफिल करेगा, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को किसे फुलफिल करना पड़ेगा? सिर्फ उस प्रोमिसर को ही फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, सच प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर, तो प्रोमिसर ने ही ये प्रॉमिस परफॉर्म करना चाहिए। दिस मीन्स कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल स्किल और डिलीजेंस और which are founded on personal confidence between the parties must be performed by the promiser himself। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पर्सनल स्किल रिक्वायर्ड होगी, डिलीजेंस रिक्वायर्ड होता है या पर्सनल कॉन्फिडेंस की जरूरत होगी, तो वैसा जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसर ने ही परफॉर्म करना चाहिए। ओके, फिर इसके बाद हमने देखा एजेंट भी परफॉर्मेंस कर सकता है। लेकिन एजेंट कहां पे परफॉर्मेंस कर सकता है बच्चों? तो जहां पे पर्सनल कंसिडरेशन इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जहां पे पर्सनल कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होती, जहां पे आपका पर्सनल स्किल रिक्वायर्ड नहीं होता, तो वहां पे आपका एजेंट भी परफॉर्मेंस कर सकता है। ठीक है, फिर हमने देखा था लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को तब परफॉर्मेंस करनी पड़ती है जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, और अगर पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व होगी तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इवन कभी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्मेंस करने की जरूरत भी पड़े तो वो जो बंदा रहेगा उसकी लाइबिलिटी कितनी आएगी बताना? जितना उसको असेट मिला है, जितने की प्रॉपर्टी उसको मिली है, बस उतने की उसकी लाइबिलिटी आएगी, उससे ज्यादा उसकी कभी लाइबिलिटी नहीं आती है। ठीक है, तो तीन लोग परफॉर्मेंस कर सकते हैं, एक तो प्रोमिसर खुद से कर सकता है, या फिर एजेंट कर सकता, या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता। ओके, ये एग्जांपल हमने पढ़े तो इसको वापस मैं नहीं रीड आउट करूंगा। थर्ड पर्सन भी कभी कभी परफॉर्मेंस कर सकता। ओके, और थर्ड पर्सन कब परफॉर्म करेगा बच्चों? इसमें हमने देखा था कि अगर आपका प्रोमिसी एक्सेप्ट कर लेता है परफॉर्मेंस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन। ओके, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए और बी के बीच में, पैसे देने थे ए ने बी को, बट बी ने सी से पैसे एक्सेप्ट कर लिए। इन शॉर्ट सी ने ए के बिहाफ पे पैसे पे करे बी को,
और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो जब वो एक्सेप्ट कर लेता है तो ऐसे पकड़ के चलना कि उसने उसको परफॉर्मेंस के लिए उसको एक्सेप्टेंस दे दिया, तो फिर ऐसे वक्त आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आप उसको लाइबल नहीं पकड़ सकते। अगर सी से बी ने पैसे एक्सेप्ट कर लिया ए के बिहाफ पे, तो फिर बी वापस ए को पैसे नहीं मांग सकता। ये चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन का हमने देखा। और उसके बाद हमने देखा था जॉइंट प्रोमिसर, ठीक है। जॉइंट प्रोमिसर का परफॉर्मेंस भी होता है जब दो या दो से ज्यादा लोग जॉइंटली परफॉर्मेंस करने के लिए, या मैं बोलूंगा जॉइंटली प्रॉमिस करते हैं कुछ काम करने के लिए, तो ऐसे वक्त क्या होने वाला है बच्चों, ये जॉइंट प्रोमिसर को अपना परफॉर्मेंस करना पड़ेगा जॉइंटली एंड सेवरली, ओके। और अगर ये परफॉर्मेंस नहीं करते, इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में क्या होगा बच्चों, इनको लाइबल भी सेवरली होना पड़ेगा, जॉइंटली होना पड़ेगा। तो इनकी लाइबिलिटी जॉइंट और सेवरल निकल के आती है। एक आधी बार किसी जॉइंट प्रोमिसर की डेथ हो जाए तो उसका रिप्रेजेंटेटिव बाकी के जॉइंट प्रोमिसर्स के साथ में मिलके परफॉर्मेंस देगा, या सबकी डेथ हो जाए, सब जॉइंट प्रोमिसर की डेथ हो जाए, तो सबके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो उन्हें परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमने देखा था जॉइंट प्रोमिसर के बारे में, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमने देखा कि भाई ये 5 लोग हैं जिन्हें परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, और किन किन को परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, एक तो प्रोमिसर को, फिर एजेंट, फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, फिर थर्ड पर्सन, और फिर आपका जॉइंट प्रोमिसर। तो इन लोगों को परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर हम लोगों ने बाद में जाके देखा था डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट, ओके। तो सक्सेशन और असाइनमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये हम लोगों ने देख के रखा हुआ था। तो देखो बच्चों, सक्सेशन का मतलब ये होता है कि अगर मान के चलो कोई बंदा मर जाता है, तो उसका जो लीगल हेयर होता, मतलब जो उसका बच्चा या जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो अगर उसको प्रॉपर्टी मिलती है, उसको अगर असेट्स मिलते हैं, तो उस बंदे को लाइबिलिटीज भी सेटल करनी पड़ेगी। तो इन शॉर्ट, अगर सक्सेशन होता है मतलब किसी पर्सन की डेथ होती है और उसके लीगल हेयर्स को क्या मिलते हैं बताना, असेट्स मिलते हैं, तो ना सिर्फ उसको असेट मिलेंगे, बल्कि उसके जो भी फादर वगैरह होंगे तो उनकी जो भी लाइबिलिटीज होंगी तो वो भी उसे पे आउट करनी पड़ेगी। दिस इज द केस ऑफ सक्सेशन। जबकि असाइनमेंट के बारे में अगर बात करोगे, तो असाइनमेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या जाता है बताना, बेनिफिट जाता है। यहां पे कभी लाइबिलिटी ट्रांसफर होती है क्या, तो जवाब नहीं होती, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आगे जाके देख रहे थे इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर टू परफॉर्म, ओके। तो मतलब आप लोग ऑफर टू परफॉर्म कर रहे हो, मतलब आप लोग डिलीवरी देने के लिए रेडी हो, बट सामने वाला उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ऐसे वक्त इसका इफेक्ट क्या होगा, तो याद रखना, वेयर अ प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी। तो प्रोमिसर ने प्रोमिसी को ऑफर किया परफॉर्मेंस करने का, एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, और वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ, देन द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, ओके। तो प्रोमिसर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा नॉन परफॉर्मेंस के लिए, नॉट डज ही देयर बाय लूज हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, और ना ही वो अपना राइट भूलेगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ओके। तो इन शॉर्ट मैं अगर आपको बोलूं, तो ये क्या होता है बच्चों, जब प्रोमिसर आपका ऑफर टू परफॉर्म करता है, तो फिर ऐसे वक्त क्या होगा बच्चों, सामने वाला प्रोमिसी उस ऑफर टू परफॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये अपने कॉन्ट्रैक्ट से या परफॉर्मेंस से डिस्चार्ज हो जाएगा। ऐसा फिर नहीं बोला जाएगा कि इस बंदे ने परफॉर्मेंस नहीं की है। लेकिन हमने इसमें देखा था कि भाई आपको ऑफर टू परफॉर्म कर रहे हो तो कुछ चीजें आपको प्रॉपरली फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। और कौन सी चीजें आपको फुलफिल करनी पड़ती है, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। आप कोई कंडीशन लगा के ऑफर टू परफॉर्म करोगे तो ऐसा चलेगा क्या, तो जवाब नहीं चलता। उसके बाद इट मस्ट बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस। मैंने बोला था बेंचेस का एग्जांपल, बेंचेस वाला 11 बजे डिलीवरी लेके आया तो चलेगा कि नहीं चलेगा, तो जवाब नहीं चलता, ओके। और प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए, जैसे मैंने बोला था जैन पाव भाजी वाले को वो सब आलू वगैरह सब चीजें लग रही थी, वेजिटेबल्स लग रहे थे, तो बंदा बोलता है मैं शिवाजी पुतले पे क्या करता हूँ, इसकी डिलीवरी देता हूँ, आप वहां से आके लेके जाओ, ये भी चलेगा क्या, नहीं चलता। तो आप जो ऑफर टू परफॉर्म कर रहे हो ना, वो प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए एंड प्रॉपर प्लेस पे भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद द ऑफर इज एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग द प्रोमिसी, then the promisee must have reasonable opportunity of seeing that the
थिंग ऑफर्ड इज द थिंग विच द प्रोमिसर बाउंड बाय हिज प्रॉमिस। तो मतलब आपके ऑफरी को या प्रॉमिसी को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ये देखने की कि क्या वही चीजें उसको दी जा रही है जिसके लिए वो उसने प्रॉमिस किया था। तो ये चेक करने की उसको अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए। तो अगर ये सब चीजें फुलफिल हो रही और आप ऑफर टू परफॉर्म कर रहे फिर प्रॉमिस ही उसे एक्सेप्ट ना करे तो फिर आप आपके ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाते हो। ठीक है। इसके बाद इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस। अगर कोई पार्टी अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने से रिफ्यूज कर दे तो बेटा ये तो सीधी सीधी केस हो गई आपके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आपको पता है कि आप लोगों का इधर ही क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। ठीक है। और यहां पे आप लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रेमेडीज डाल सकते हो, जैसे डैमेजेस क्लेम कर सकते हो या फिर एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ड्यू डेट तक वेट कर सकते हो। तो ये बातें आप लोग वहां पे डेफिनेटली डाल सकते हो। ओके। उसके बाद लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। जॉइंट प्रोमिसर और जॉइंट प्रोमिसी की क्या लाइबिलिटी आएगी, तो हमने सबसे पहला डिवॉल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज। तो अगर कोई दो या दो से ज्यादा लोग जॉइंटली प्रॉमिस कर रहे तो जब तक कुछ नहीं समझा तो वैसे तो ऑल सच पर्सन्स आर लाइबल, तो वो जॉइंटली लाइबल होते हैं। बट अगर उनमें से कोई एक मरता है तो मरे हुए का रिप्रेजेंटेटिव बाकी के जॉइंट प्रोमिसर के साथ फुलफिलमेंट करेगा। और अगर सारे के सारे मर जाए तो फिर उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो वो क्या करने वाले, परफॉर्मेंस देने वाले। ठीक है। ये भी हमने देख के रखा था। अब इसमें भी हमने छोटी मोटी और बातें देखी थी, जैसे एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। अब हमने देखा था, मान लो ए बी सी तीन जॉइंट प्रोमिसर है तो प्रोमिसी चाहे तो किसी एक को ही गला दबा के उससे पूरे के पूरे पैसे वसूल कर सकता। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था, ए बी सी को तीनों को मिला के 3 लाख देने दे, मतलब 1 लाख एक को, बी को दो, बी को 1 लाख और सी को 1 लाख, ऐसे आपको 1-1 लाख रुपया देना था। तो मुझे एक बात बताओ, क्या प्रोमिसी किसी एक ही बंदे से पूरे 3 लाख ले सकता क्या? तो जवाब है ले सकता है। ओके। एनी वन जॉइंट प्रोमिसर में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म, किसी एक जॉइंट प्रोमिसर को फोर्स किया जा सकता है। तो ये कौन कर सकता है? आपका प्रोमिसी कर सकता है। ओके। हाँ, लेकिन अगर किसी एक को उसने पकड़ा और एक ने अपना परफॉर्मेंस दे भी दिया तो भी वो एक बंदा बाकी के लोगों से पूरे पैसे वसूल जरूर जरूर कर सकता। ऐसा नहीं कि प्रोमिसी ने एक को ही पकड़ा तो बाकी के जो बी और सी है वो हाथ खड़े कर देंगे, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। ओके। उसके बाद ईच प्रोमिसर मे कंपेल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो फिर वही बोला मैंने आपको, भाई आपके हर एक प्रोमिसर को इक्वली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओके। उसके बाद शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। एक आधा कोई जॉइंट प्रोमिसर जैसे इंसॉल्वेंट हो जाता तो अब उसके पास तो पैसे ही नहीं रहेंगे, तो फिर ऐसे वक्त क्या होगा, उसका जो लॉस रहेगा वो बाकी के जो दो पार्टनर है वो शेयर करेंगे। जैसे एबीसी को तीनों को मिला के 3 लाख देने थे डी को, अब सी उसमें इंसॉल्वेंट हो जाता तो फिर अब ए और बी को मिला के 3 लाख देने पड़ेंगे। इन शॉर्ट इसका जो लॉस है वो ए और बी दोनों मिला के क्या करेंगे, उसमें एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता क्या कि कोई एक जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज कर दिया जाए? तो जवाब है जी हाँ। प्रोमिसी चाहे तो किसी एक बंदे को जरूर जरूर रिलीज कर सकता, मतलब छोड़ दे सकता। जैसे अगर प्रोमिसी बोलता है भाई ए तेरे को मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं, तो उसने ए को रिलीज कर दिया तो फिर प्रोमिसी अब सिर्फ बी और सी से ही पैसे वसूल करेगा। ए को वो रिलीज कर सकता है क्या? तो कर सकता है, बट बी और सी को फिर पैसे तो पूरे पूरे 3 लाख देने पड़ेंगे। ओके। हाँ, लेकिन बी और सी बाद में क्या कर सकते हैं, ए से पैसे वसूल जरूर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? बस यही दे के रखा है आपके सेक्शन 44 में। ठीक है। उसके बाद राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसी। तो जॉइंट प्रोमिसी का राइट होता है कि भाई जो भी जॉइंट प्रोमिसर है उनसे कॉम्पेंसेशन लेना जॉइंटली। अगर उनमें से कोई एक अटपा तो उनका रिप्रेजेंटेटिव और बाकी के जॉइंट प्रोमिसर के साथ में पैसे पूरे भरवा के लेना। और अगर सारे के सारे जॉइंट प्रोमिसर मर जाते हैं
तो फिर उनके सबके रिप्रेजेंटेटिव से पैसा वसूल करना ये यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। तो यहां पे हमने देखा था टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। जब प्रॉमिसर प्रॉमिसी दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और टाइम स्पेसिफाइड नहीं है कि किस डे को परफॉर्मेंस करनी है, ठीक है, और प्रॉमिसी यहां कोई एप्लीकेशन नहीं करेगा, मतलब प्रॉमिसी यहां डिसाइड नहीं करने वाला कि टाइम क्या रहेगा आपके परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए, तो ऐसे केस में क्या होगा, प्रॉमिसर ने रीजनेबल टाइम के अंदर परफॉर्मेंस करनी चाहिए, ठीक है। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। अब अगर टाइम डिसाइडेड है लेकिन प्रॉमिसी खुद अप्लाई नहीं करेगा आपके परफॉर्मेंस के लिए, तो ऐसे वक्त क्या होगा, प्रॉमिसर को विद इन बिजनेस आवर, यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस, ओके, इस पर्टिकुलर टाइम में क्या करना चाहिए, परफॉर्मेंस करना चाहिए। फिर हमने देखा एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। अगर एप्लीकेशन लग रहा है प्रॉमिसी का, प्रॉमिसी अगर एप्लीकेशन करेगा परफॉर्मेंस करने के लिए, तो भाई प्रॉमिसी ने ही क्या करना चाहिए, परफॉर्मेंस कहां पे होगी और किस टाइम पे होगी ये डिसाइड करना चाहिए। उसके बाद हमने देखा प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो प्लेस फिक्स्ड। मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, प्रॉमिसी एप्लीकेशन नहीं करेगा परफॉर्मेंस के लिए और आपकी प्लेस भी डिसाइडेड नहीं है, तो फिर प्रॉमिसर की ड्यूटी होगी कि वो प्रॉमिसी को पूछे कि भाई मुझे परफॉर्मेंस कहां पे करनी है, किस प्लेस पे करनी है, ओके। और लास्ट में परफॉर्मेंस इन अ मैनर और एट द टाइम प्रिस्क्राइब सैंक्शन बाय द प्रॉमिसी। मतलब क्या हुआ, प्रॉमिसी जैसे डिसाइड करेगा वैसे आप लोग क्या कर सकते हो बताना, उस मैनर में और उस पर्टिकुलर टाइम में परफॉर्मेंस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे चले गए और आगे जाके हम लोगों ने क्या देखना स्टार्ट किया था बच्चों, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, ओके। वी हैव सीन व्हाट, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। तो अब ये परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होता, द नेक्स्ट पार्ट इज परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिस। promiser not bound to perform unless reciprocal promise ready and willing to perform। तो इसमें हमने देखा था बच्चों कि आपको भी पता है कि रेसिप्रोकल प्रोमिसेस मतलब हम कुछ प्रॉमिस करते हैं और सामने वाला हमको कुछ प्रॉमिस करता है, तो इसी को रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बोला जाता है। तो हमेशा याद रखो जब भी रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हो गए तो दोनों पार्टीज ने उसका परफॉर्मेंस तो करना चाहिए, ठीक है। अगर एक पार्टी विलिंग नहीं है, रेडी नहीं है अपना परफॉर्मेंस करने के लिए, तो सामने वाली पार्टी को परफॉर्मेंस करने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो दोनों पार्टी अगर रेडी एंड विलिंग हो तो ही परफॉर्मेंस करने की जरूरत है, अदरवाइज कोई परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं होती। ये हमने देखा था सेक्शन 51 के अंदर। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। तो आपको भी याद होगा ऑर्डर के बारे में हमने क्या बोला, हमने इसके किए थे दो पार्ट। हमने बोला अगर कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स्ड है तो क्या, अगर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस मतलब कौन पहले परफॉर्मेंस करेगा, अगर ये पहले से कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स्ड होगा तो फिर उसी ऑर्डर में आपको परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। और अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फिक्स नहीं है तो फिर जो आपका यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस होता है या जो आपका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन होगा, तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है बच्चों, तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग आपका रेसिप्रोकल प्रोमिसेस परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये बातें हमने देखी। फिर इसके बाद लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। मतलब क्या हुआ, अगर मान के चलो कोई पार्टी दूसरे पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से रोक रही है, रेस्ट्रिक्ट कर रही है, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो हमने देख के रखा था बच्चों, कोई पार्टी दूसरे पार्टी को प्रिवेंट करे अपना परफॉर्मेंस करने से तो वो कॉन्ट्रैक्ट उस पार्टी के लिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो फिर जो भी उसे लॉस हुआ तो वो उसका कॉम्पेंसेशन जरूर जरूर मांग सकते हैं, ठीक है। ये हमने देखा था। फिर इसके बाद हमने देखा था इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। तो अगर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है और किसी एक परफॉर्मेंस को आपको सबसे पहले करना है,
ओके, या कोई एक बंदे को अपना परफॉर्मेंस पहले करना चाहिए, तो वो बंदा अगर फर्स्टली परफॉर्मेंस नहीं देता तो फिर यहां पे दूसरे बंदे को अपना परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ये हमने देखा था सेक्शन 54 के अंदर। फिर हमने देखा था इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ टाइम फिक्स्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल। तो बच्चों, जब भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में टाइम फिक्स होता है एंड टाइम इज इसेंशियल टू कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको उसी स्पेसिफाइड टाइम के अंदर परफॉर्मेंस करना पड़ता है। और अगर उसी स्पेसिफाइड टाइम में आपने परफॉर्मेंस नहीं किया तो प्रॉमिसी में रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। ओके, तो उसके हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाएगा। जैसे मैंने राखी के बिजनेस का एग्जांपल आपको दिया था, तो वो राखिया या पटाखों का भी एग्जांपल दिया था कि वो पर्टिकुलर उस डे के पहले, जैसे राखी के 7-8 दिन पहले तक क्या हो जानी चाहिए, डिलीवरी मिलनी चाहिए। तो अगर उस टाइम तक परफॉर्मेंस नहीं मिले तो फिर ऐसे वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है जहां पे टाइम इज नॉट इसेंशियल, तो जहां पे टाइम इसेंशियल नहीं होगा बट फिर भी अगर आप स्पेसिफाइड टाइम पे प्रोवाइड नहीं करते हो डिलीवरी, तो जो भी लॉस होगा तो उसका कॉम्पेंसेशन आपको मिल जाएगा। ओके, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है टाइम इसेंशियल एलिमेंट था, फिर भी लेट डिलीवरी देने के बाद, लेट परफॉर्मेंस करने के बावजूद आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। और जब आप उसको फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हो तो ऐसे केस में बच्चों आपको ना तो कोई कॉम्पेंसेशन मिलेगा और ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल भी बनेगा। ओके, वो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वेरी मच अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। इसके बाद हम लोग लास्ट में देख रहे थे कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड वेयर टाइम इज नॉट इसेंशियल। जहां पे टाइम इसेंशियल नहीं है तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल नहीं बन सकता। ओके, और इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस आउट ऑफ टाइम, तो ये तो हमने देख लिया। आप टाइम निकलने के बावजूद अगर एक्सेप्टेंस देते हो तो ऐसे वक्त क्या होगा बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने देखा था एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। इम्पॉसिबल एक्ट आपको जैसे मैंने बताया था दो टाइप के हो सकते हैं। इम्पॉसिबल एक्ट आपके दो टाइप के हो सकते हैं, जैसे इम्पॉसिबल और अनलॉफुल फ्रॉम द बिगिनिंग, और कभी कभी बाद से आपका इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट निकलने लगता है। तो जो पहले से इम्पॉसिबल होगा तो उसको बोलते हैं इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। और जब भी इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट पहले ही क्या हो जाता है, वॉइड बनता है। बट जब भी इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी होगी तो उसके भी तीन टाइप बन सकते हैं, और तीन टाइप क्या बताना, नोन टू बोथ द पार्टीज, मतलब दोनों पार्टीज को पता था कि ये एक्ट इम्पॉसिबल है, तो नोन टू बोथ द पार्टीज था तो वो कॉन्ट्रैक्ट उधर ही वॉइड बन जाएगा। अननोन टू बोथ द पार्टीज हो सकता है, मतलब दोनों भी पार्टीज को पता ही नहीं था कि ये कॉन्ट्रैक्ट अब इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, ऐसे भी वक्त ये वॉइड बनेगा। लेकिन अगर एक पार्टी को पता है दूसरे पार्टी को नहीं पता, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में क्या होने वाला है बच्चों, ये कॉन्ट्रैक्ट जो बनेगा ये अपना एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन सकता, या मैं बोलूंगा यहाँ पे वो बंदा वॉइड ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा लेकिन वो कॉम्पेंसेशन जरूर जरूर यहाँ पे मांग सकता है। ठीक है, और तीसरा हमने देखा था सब्सिक्वेंट सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ओके, और इसको पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी भी बोला जाता। तो ये क्या होता है बच्चों, तो ये ऐसा एक पर्टिकुलर केस होता है कि जहां पे आप लोग जब कॉन्ट्रैक्ट करते हो तब तक तो सब चीजें बराबर होती है, बट आफ्टरवर्ड्स दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स व्हाट, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। तो इसको बोला जाता है सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी। दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, योर सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो दो टाइप की आपकी ये क्या होने वाली है, इम्पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, आई होप सबको याद रहेगा। फिर उसके बाद रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू डू सर्टेन थिंग्स दैट आर लीगल एंड ऑल्सो सम अदर थिंग्स दैट आर इलीगल। तो बेटा कुछ आप परफॉर्मेंस कर रहे हो जिसमें कुछ पार्ट लीगल रहेगा और कुछ पार्ट इलीगल रहेगा, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में जो पार्ट लीगल है वो वैलिड और जो इलीगल है वो वैसे भी क्या बन जाएगा, वॉइड बन के रह जाएगा। ठीक है, और ये भी अल्टरनेट प्रॉमिस का भी वैसे ही मीनिंग निकलता है। फिर हमने जाके आगे जाके देखा था एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के बारे में। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के बारे में हम लोगों ने क्या देखा, बेसिकली जो आपका डेटर अगर डिस्चार्ज करता है डेप्ट, और डेप्ट डिस्चार्ज करते वक्त बताता है कि किस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट इसको सेटल करना है, तो फिर उस पर्टिकुलर क्रेडिटर को उसी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट उसको सेटल करना पड़ता है। लेकिन डेटर पैसे देते वक्त
पेमेंट के टाइम ये इंडिकेट नहीं करता कि उसे किसके अगेंस्ट एडजस्ट करना है, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में क्रेडिटर अपने मर्जी से उसे क्या कर सकता है बताना, सेटल कर सकता है। भले ही फिर वो टाइम बार डेप्ट हो या ना हो, बट फिर भी वो अपने मर्जी से क्या कर पाएगा, किसी से भी सेटल कर सकता। फिर हमने देखा दोनों भी पार्टी ने अप्रोप्रिएट किया ही नहीं, मतलब ना डेटर ने बोला किसके अगेंस्ट सेटल करना है, ना क्रेडिटर ने ही कुछ सोचा। तो ऐसे पर्टिकुलर टाइम में क्या होगा बच्चों, ऐसे पर्टिकुलर टाइम में दोनों भी जो पार्टी रहेंगी वो तो नहीं करेंगी, बट फिर ऐसे केस में टाइम के अकॉर्डिंग आपका ये जो पर्टिकुलर डेप्ट है वो सेटल होने लगेगा। फिर भले ही आपका कोई टाइम बार डेप्ट क्यों ना हो, तो भी वो क्या होगा बताना, सेटल होने लग जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म, मतलब ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जिनको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो हमने देखा था सेक्शन 62 में आता है नोवेशन, रेसिशन एंड अल्टरेशन, ये तीन चीजें आती है। जिसमें नोवेशन का हम लोगों ने मतलब क्या देखा, तो बच्चों नोवेशन का मतलब होता है जब ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के प्लेस पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट रिप्लेस हो जाए, तो दैट विल बी कॉल्ड एज योर नोवेशन। इसमें नोवेशन में हमेशा याद रखना, जब ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के प्लेस पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है तो वो बनता है नोवेशन। अब ऐसे पर्टिकुलर केस में जो आपका ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा इसे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट विल बी डिस्चार्ज बाय डेप्ट। ठीक है, ये डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे याद रखना क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, नोवेशन में क्या क्या चेंज हो सकता है, तो यहां पार्टीज भी बदल सकती है या फिर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बदल सकते हैं, दोनों चीजें चेंज हो सकती है आपके नोवेशन के अंदर। ठीक है। फिर हमने देखा रेसिशन, तो रेसिशन का क्या मतलब होता है बच्चों, कैंसलेशन। तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो आप लोग पूरी तरीके से खत्म ही कर देते हो, और उसकी खास बात ये रहेंगी यहां पे कोई नया कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनता। ओके, तो इसको बोलेंगे रेसिशन। फिर हमने देखा अल्टरेशन, अल्टरेशन में क्या होगा बच्चों, अल्टरेशन में जो आपका पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन को मॉडिफाई किया जाता, अल्टर किया जाता। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, अल्टरेशन। यहां पे लेकिन एक चीज याद रखना, यहां पे कभी आपकी पार्टीज चेंज नहीं होती, किसमें, अल्टरेशन के अंदर। ठीक है। तो फिर ये तीनों चीजें हमने देखी, और तीनों में एक कॉमन चीज है बच्चों कि तीनों बातों में जब आपके पार्टीज का म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा, मतलब जब दोनों पार्टीज एक साथ डिसाइड करती है म्यूचुअल एग्रीमेंट से, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। आपको सब में दिखाई देगा म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है। तो जब तक म्यूचुअल एग्रीमेंट ना हो तब तक क्या नहीं हो सकता बताना, ये ना तो नोवेशन हो सकता, ना तो रेसिशन हो सकता, ना तो अल्टरेशन हो सकता। ठीक है। अब नोवेशन और अल्टरेशन में फर्क क्या है, दोनों में भी पुराने कॉन्ट्रैक्ट के प्लेस पे नया कॉन्ट्रैक्ट आता है, बट फर्क कितना है, अल्टरेशन में कभी पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं होती, जबकि नोवेशन में पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट चेंज होती है। दूसरी बात, अल्टरेशन में जरूरी नहीं है कि नया ही कॉन्ट्रैक्ट आ जाए, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स चेंज कर सकते हैं, जबकि नोवेशन में इतना तो पक्का है कि भाई ओल्ड के प्लेस पे नया कॉन्ट्रैक्ट आने ही वाला है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था सेक्शन 63, प्रोमिसी मे वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। वेव का मतलब होता है छोड़ देना, मतलब आपको मान के चलो किसी से 5 लाख रुपीज आने हैं और वो बंदा बस 3 ही लाख आपके हाथ में रख रहा है, और आप बोल रहे हो ठीक है भाई जाने दे, 2 लाख को मार गोली। तो जब ये आप ऐसे 2 लाख रुपए छोड़ दे रहे हो, तो इसको बोला जाए, इसको बोलेंगे हम लोग वेवर या फिर रेमिटेंस। ओके, तो प्रोमिसी में वेव और रेमिट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, बट ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों, ये प्रोमिसी पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सी परफॉर्मेंस नहीं लेना चाहता। ओके, तो ऐसे भी केस में आपने वो बाकी के 2 लाख नहीं भी दिए, 3 लाख नहीं भी दिए, तो भी आपका काम चल जाएगा। फिर हमने देखा था सेक्शन 64, दैट इज रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जो अग्रीव्ड पार्टी होती है उसके पास ऑप्शन होगा टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर वो एग्रीव्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन कर रही है, तो उस एग्रीव्ड पार्टी को जो भी बेनिफिट मिला होगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो उसे उसको सामने वाली पार्टी को रिस्टोर कराना पड़ेगा। वैसे ही ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें भी हमने वही देखा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंटली वॉइड बना या पहले से वॉइड है, तो ऐसे भी पर्टिकुलर टाइम में क्या होने वाला है बच्चों,
उनको जो भी बेनिफिट मिला होगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको रिस्टोर करना पड़ेगा सामने वाले को। तो ये भी हमने देख के रखा था। उसके बाद हमने एक छोटी सी बात देखी, कम्युनिकेशन ऑफ रेसिशन। तो कम्युनिकेशन ऑफ रेसिशन में हम लोगों ने सीखा कि जब भी आप लोग रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब जब भी कॉन्ट्रैक्ट रिजाइंड हो रहा है, तो आपको बस क्या करना पड़ेगा, सामने वाले को उसकी कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, या मैं बोलूंगा सामने वाले को इस फैक्ट का नोटिस देना पड़ेगा कि हमने तेरा कॉन्ट्रैक्ट रिजाइंड कर दिया है। ठीक है। और क्या ये जो आपने रेसिशन का नोटिस भेजा है उसे रिवोक किया जा सकता है क्या? तो जवाब है उसको रिवोक कर सकते हैं। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिस टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस। अगर प्रोमिसर को रीजनेबल फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड ही नहीं करता, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में क्या होगा बच्चों, तो ऐसे केस में प्रोमिसी अपने प्रोमिस से फुलफिल हो जाएगा, या मैं बोलूंगा डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब मैंने आपको सीए का एग्जांपल दिया है, सीए मान के चलो गया है ऑडिट करने के लिए, और कंपनी में उसे कोई पीसी ही प्रोवाइड नहीं होता, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है बच्चों, तो वो पर्टिकुलर जो सीए रहेगा वो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है बताना, डिस्चार्ज कर सकता है। ठीक है। तो ये सब बातें हमने देखी थी। और लास्ट में हमने देखा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कहां कहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने देखा था कि बस जब आप डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, मतलब जब आप एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस कर देते, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। इन शॉर्ट आपको फिर परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस दो हो सकता, एक तो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो सकता या फिर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो सकता। अब उसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस किसको बोला जाएगा, तो जब आप लोग जो आपने प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस कर देते हो तो उसको बोला जाएगा आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस। और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस किसको बोला जाता है बच्चों, तो जब आप ऑफर टू परफॉर्म करते हो, हाँ सामने वाला उसे एक्सेप्ट ना करे वो बात अलग है, बट अगर आपने आपके तरफ से ऑफर टू परफॉर्म कर लिया तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट योर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ठीक है। तो दो टाइप से आपकी परफॉर्मेंस हो सकती है, और इन परफॉर्मेंस से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो जाके हो जाएगा डिस्चार्ज। ठीक है। तो दो कौन कौन से बताना, एक तो एक्चुअल परफॉर्मेंस और दूसरा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। इसके बाद हम लोगों ने देखा डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। डिस्चार्ज बाय व्हाट, म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों, आप आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कर सकते हो। ठीक है। अब वो कैसे आप लोग कर सकते हो बच्चों, तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब आप नोवेशन, रेसिशन, अल्टरेशन, रेमिशन ये सारी चीजें करोगे तो यहां पे भी आप लोग म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू डिस्चार्ज हो सकते हो। क्या होता है नोवेशन, अभी अभी हमने देखा, ओल्ड के प्लेस पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ गया, नोवेशन। रेसिशन, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे रहे हो। अल्टरेशन, कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर रहे हो। रेमिशन, जो आना था पैसा वो छोड़ रहे हो। तो ये सब म्यूचुअल एग्रीमेंट से ही हो सकता। तो जब म्यूचुअल एग्रीमेंट से आप लोग ये करते हो तो आपका ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, उसे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी हो सकता, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाए तो ऐसे भी पर्टिकुलर केस में क्या होने वाला है बच्चों, आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब आपको फिर परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अनफोर्सिन चेंज इन लॉ होते, मतलब लॉ में चेंज आ जाए तो ये इम्पॉसिबिलिटी है, या फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर है वो ही डिस्ट्रक्ट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो भी परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है। या फिर कोई पर्सनल इनकैपेसिटी निकल के आ जाए तो भी परफॉर्मेंस नहीं करना पड़ता, या फिर कभी वॉर वगैरह डिक्लेयर हो जाए तो भी आपको परफॉर्मेंस नहीं करनी पड़ सकती। तो दीज आर व्हाट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ योर परफॉर्मेंस। ठीक है। तो जब ये इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस निकल के आएगी तो फिर आपको यहां पे कोई भी आपको परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो ये था डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। फिर इसके बाद हमने देखा डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। अगर आपका टाइम निकल के चला जाता है तो फिर ऐसे पर्टिकुलर केस में आपको परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे टाइम बार डेप का देखा, या फिर पहले हमने वो राखी का भी एग्जांपल देखा, वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम तक परफॉर्मेंस होनी चाहिए, वो नहीं हुआ तो लैप्स ऑफ टाइम हो गया, और जब लैप्स ऑफ टाइम हो गया तो फिर उसकी परफॉर्मेंस आप लोगों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ देखा। तो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर कभी डेथ हो जाती है प्रोमिसर की, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया,
तो ऐसे केस में वो अपने पर्टिकुलर प्रॉमिस से डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फिर आपको डेफिनेटली परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्रॉमिस ही में वेव और रेमिट, तो ये वेवर की बात है जो हमने अभी अभी ऊपर देखा। आप अगर वेव कर देते हो परफॉर्मेंस तो आपको फिर परफॉर्मेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर द परफॉर्मेंस। ओके, तो जो रीजनेबल फैसिलिटीज चाहिए रहती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कंप्यूटर लगता है तो आप कंप्यूटर ही प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो ऐसे वक्त क्या होगा बच्चों, ऐसे वक्त परफॉर्मेंस आपकी नहीं हो पाएगी, तो आप आपके कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाओगे। और लास्ट में देखा था मर्जर ऑफ राइट्स। तो मर्जर ऑफ राइट में हमने देखा सुपेरियर राइट हमेशा इंफीरियर राइट के ऊपर हावी हो जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल दिया, आपने कोई पर्टिकुलर लैंड लीज पे लेके रखी हुई है, तो आपका एग्रीमेंट था कि आप लोग लेट से 12 महीने तक लीज का रेंट पे करोगे। बट हुआ ऐसे, आपका कुछ दिनों बाद ही मन बन गया उस पर्टिकुलर लैंड को परचेस करने का, एंड अकॉर्डिंगली आपने वो लैंड परचेस करके रखी है। तो जब आपने ये काम कर दिया तो फिर ऐसे वक्त क्या होगा, आपको अब वो जो लीज पे रेंट आपको पे करने थे वो आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन शॉर्ट वो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा ये बड़ा सा यूनिट हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। अब क्योंकि बच्चों पहले हम लोगों ने ऑलरेडी मॉड्यूल से भी पढ़ा है, साइड से इसके हमने नोट्स भी निकाले हैं, तो फिर इसको मैंने बस आपको ऐसे ही ऊपर से विदाउट रीडिंग इन बिटवीन जो अंदर अंदर बातें आती है वो नहीं हमने पढ़ी है, हम लोगों ने ऊपर से इसको क्या कर लिया, पूरा रिवाइज कर लिया। आई होप सबको ये मोटा मोटा याद आ रहा होगा। ठीक है, थैंक यू।